तो गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी दिस। अभी हम अंदर जो भी सवाल पूछे जाएंगे मतलब आपके एग्जाम में वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 100% सेम कंसेप्ट के होंगे। चलो फिर अपना अपना वरमाला खरीद के रख लो, क्या पता कब बारी आ जाए। और ये जीडीबी आंतरिक तीनों के सेक्शन 1 के लिए कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से तुम अगर सेक्शन 1 की दम दमेदार प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, लग रहा है कि हाँ पर फोड़ के ही जाना है, तो सेक्शन 1 के लिए हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, आप उनको पढ़ के जाओ एग्जाम के लिए। जैसे हमारी इंग्लिश में पहले तो वोकैब की पीडीएफ है और एक पीडीएफ है, तो कर लो, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको इंग्लिश में। तो आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ने के बाद एग्जाम और यहाँ के कंसेप्ट जो प्रैक्टिस को, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक, तो बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, बहुत सारे पीडीएफ है, मैं सबको बता रहा हूँ। पीडीएफ की प्राइस थोड़ी सी हाई है, लास्ट टाइम के लिए पैनेसिया कहते हैं ना कि रामबाण है भाई। इंग्लिश दोनों पीडीएफ की मिला के प्राइस 60, साथ में रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, टोटल कहीं ना कहीं आपके 500 के क्वेश्चंस में और पूरे चैप्टर वाइज है। इसकी प्राइस आपकी 55। वहीं पे एक मैथमेटिक्स की पीडीएफ भी है जहाँ पे आपको अरिथमेटिक और एडवांस जाते हैं, सारे की वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक पीडीएफ में है। ठीक है, आप जब भी कोई चैप्टर का क्वेश्चन फंस रहा है, उस चैप्टर के नीचे एक लिंक मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन का, उसको जब ओपन करोगे तो वीडियो चलेगी तो इस पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। प्राइस आपकी फीस है, सारी प्राइसेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि बाद में आपको शौक ना लगे व्हाट्सएप पे प्राइस सुन के। वहीं पे साइंस जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, पेज नंबर 49 से इंग्लिश में और 1 से 48 सेम क्वांटिटी में वन लाइनर क्वेश्चन बाय करने के लिए व्हाट्सएप करोगे जिसकी प्राइस 50। आप में से जो ही बच्चा है इसको 2 से 3 बार पढ़ के जाता है एग्जाम में, बहुत व्हाट्सएप करो 727 के पहले क्वेश्चन। मेरा एक काम को ना एक व्यक्ति कुछ व्यक्ति कंप्लीट कर सकते, मान लो कोई काम है कुछ व्यक्ति लगता है और 80 डेज के अंदर कंप्लीट कर ले। यदि काम पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाए तो काम है वो केवल 60 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो बताओ इस काम को करने के लिए जो स्टार्टिंग में जितने लोग लगे थे वो कितने लोग लगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के तो पता है कि अपने पास 80 डेज थे, सिर्फ कितने लोग थे नहीं पता। मान लेते हैं एक्स डेज, एक्स आदमी लगे, एक्स पर्सन लगे, एक्स लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक्स पीपल काम कर रहे हैं, 80 डेज के अंदर खत्म कर सकते। एक फार्मूला आपने पढ़ा है ना, D1 इंटू ठीक है, और आपने एक चीज़ पढ़ा है M2 इंटू तो हमारे पास समय तो नहीं कुछ दे रखा 2 घंटे 3 घंटे, हमारे पास M1 और D1। M1 हमारा नहीं पता, हम M1 को M1 रहने देते, D1 हमारा 80 डेज है। और फिर कह रहा है ना कि अगर हम काम पर 10 ज़्यादा आदमी लगा दे तो M1 में 10 आदमी और ऐड कर देते, तो ये कुल मिला के 60 ये हो जाएगा 8M1 बराबर 6, 1 + 6। ये जाके 81 में से 8M1 से माइनस होगा तो 2 बच जाएगा ना, 2 तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 60। तो स्टार्टिंग में 30 लोग मिलकर 80 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते, 10 बढ़ा देते 40 हो जाते। क्लियर है, करेक्ट आंसर इसका ए हो। आज जो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, ए अकेले एक कुर्सी को 24 डेज के अंदर कब बना सकता है। ए और बी बारी बारी से एक एक दिन मान लो काम करते हैं, तो ये पहले दिन काम करते हैं, फिर ये बताओ टोटल। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे ठीक है ए की दे रखी है 40 डेज, बी की रखी है 24 और ए प्लस बी 40 × 24/40 तो आ जाएगा। उन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे कह रखा कि देखो एक साथ दोनों काम नहीं करते, एक दिन ए करता है अगले दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए, एक साथ तो दोनों कभी काम पे लगेंगे नहीं। ठीक है, ननद भौजाई वाली हाल है इनकी, तो कब मारा मारी कर दें कोई ठीक नहीं, इसलिए तो भेजा जाता है। मान लेते हैं ए एक दिन जाएगा 40 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर सकता है, बी जो है 24 डेज के अंदर। मान लो दोनों जब मिल के काम करें तो मतलब एलसीएम निकालना चाहिए, पता वो कितना दिन में काम करेंगे, तो एलसीएम अगर उनका निकालेंगे तो क्या आएगा, विद्यार्थी हैं कि अगर हम 5 से मल्टी 120, दोनों का एलसीएम 100। कुल मिला के समझ में आ रहा है कि क्या एलसीएम पहले निकालो,
एलसीएम से अगर हम अगर मान लो 40 डेज में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 40 डेज को ना दिन में काम करेगा, ठीक है। और बी वहीं पे क्या करेगा, को अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे आउटपुट मिलने वाला है ये हम मान लो ए और बी 2 दिन काम करेंगे, 1 डे ए, सेकेंड डे जो जाएगा बी, तो 2 दिन में मिला के वो 8 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास पूरा वर्क है कितना, 120 वर्क है। और एक दिन में ए 3 काम करते हैं, बी 5 काम, तो 2 दिन में मिला के ये 8 काम करते हैं, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, आप तो कर लो, ये मल्टी जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये 15 दिन के अंदर काम लग रहा होगा आपको। लेकिन तो ए प्लस देखो, एक दिन ए जाएगा फिर एक दिन बी जाएगा, तो ऐसे करके ना, तो 2 दिन में मान लो, देख मैं बता रहा हूँ, हमने 8 से डिवाइड किया तो मतलब ये 2 दिन का काम है ना, तो ये 15 को भी हम कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। रीजन क्यों है, मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने 8 से डिवाइड किया, तो ये किसी एक दिन का काम का नहीं था, ये 2 दिन के काम था, 8 डेज, ठीक है, 2 दिन का काम था ना ये 8 डेज, एक दिन ए किया एक दिन बी किया, इसीलिए हमने बाद में इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 लोग रहते ना इसी, ठीक है, उन तीनों के काम को अगर हम टोटल काम से डिवाइड कर रहे होते तो हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे, ए और बी मिलकर अगर ऑल्टरनेट डे पे काम करें, ठीक है, तो 30 डेज के अंदर काम को निपटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगर 48 मान लो 3 घंटियां हैं, वो मान लो रिस्पेक्टिवली 8, 60 और 90 मिनट्स के अंतराल पर, ठीक है ना, क्या करती हैं, रिंग करती हैं, बजती हैं, तो यदि तीनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजती हैं तो उस दिन वह फिर एक साथ कितने, ठीक है, चलो मान लो 1 घंटी है, एक दिन बजती है ना, तो वो मान लो पहली बज जाएगी 40 और 90, 3 घंटियाँ मतलब बजती हैं, पहली जब बजेगी तो जस्ट उसके बाद 48 मिनट के बाद बजेगी दोबारा, सेकेंड वाला जब एक बार बज गया तो फिर या फिर बज गई तो वो फिर अगले 60 मिनट के बाद बजेगी 1 घंटे, और जो थर्ड हमारे पास बेल होगी वो पूरे पूरे 1.5 घंटे बाद बजेगी, मतलब 90। तो फिर बताओ एक साथ कब बजेगी, तो ऐसा सिचुएशन में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, हम लोग कितना आ जाएगा, तो 9 के टेबल से करोगे तो 9 से 70, फिर तो ये 270 इसके टेबल और 270 का नहीं आएगा, ऐसा कौन सा है, 8 9 72 720, ये 720 से 12 6 72, और यहाँ से करेंगे तो फिर 15 से कट, कुल मिला के 720 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हमने ले लिया 720 इनका एलसीएम, लोग बिना देखो बिना रफ किए भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो ये एक चीज़ थी ना, 48 की कुछ ऐसी वैल्यू आती जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती, रीजन था क्योंकि 60 और 90 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, छोड़ो उतना आपको करनी आ रहा तो आप सीधे से एलसीएम नहीं, मैंने बैठूंगा तो उतना ही कॉम्प्लीट हो जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लेना, आपका 7 मतलब 720 आ जाएगा। ये 720 क्या है भाई, मिनट है, ये मिनट्स है, मेरे को इनको आवर्स में चेंज करने हैं तो मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जाएगा यहाँ 12 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगे, पर 10 AM बजे मेरे पास 10 बजे सुबह में, अगर मैं 12 आवर्स अगर ऐड कर दूं तो अगेन मेरे को 10 PM रात के 10 बजे बजेंगे, कर लो ना भाई, अब सुबह के 10 बजे के बाद 12 घंटे कब हो जाएंगे, 10 बजेगा रात का। करते हैं फोर्थ नंबर सवाल है कि एक राशि 10 वर्षों में दोगुनी होती है, उसी सरल ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, तो बनाने का नियम समझ लो, ऐसा सवाल हर बार पूछा जाता है, हो एसएससी हो या फिर जो भी सवाल जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट के सवाल दे रखे हैं, सवाल दे ही देते हैं। देखो मान लो पहली हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, हमारा जो पहला जो मूलधन है, मूलधन बोले तो हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो पी है, हमने पी रुपीज को इन्वेस्ट कर रखा है, और वो कह रहा है कि वो कितने साल के बाद 3 गुना हो जाएगा, कितने साल के बाद, 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो वो सरल मतलब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलना चाहता, रेट मेरे पास R% है, और 10 साल में क्या हो रहा है, टाइम हमारे पास 10 ईयर्स है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट, मेरे आपको समझा रहा हूँ, इतना बड़ा बनाएंगे नहीं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास पूरा अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट को हिंदी में हम लोग मिश्र, प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में मूलधन कहते हैं, रेट को तो पता है इसको, रेट को हम लोग हिंदी में दर कहते हैं, और ठीक जाएगा। वहीं पे मिश्रधन क्या बन रहा है हमारा, 10 साल में क्या हो जा रहा है, वो 3 गुना हो जा रहा है,
मतलब वो शुरू में हमने P रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारे पास 3P बन गया, तो हमारे पास SI कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 3P माइनस P बराबर मिल जाएगा मेरे को 2P। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है RT/100 टू SI, तो ठीक है उधर SI है हमारे, तो हम राइट साइड में लिखते हैं SI हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो P का मान लो हमारे पास P है, ये तो चीज़ें लिखने वाली चीज़ें नहीं थी माइंड में या फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, समझने वाली चीज़। तो हमारे पास P रुपये हमने इन्वेस्ट किया R% के हिसाब से 10 साल के लिए, और हमारे पास SI आया था 2P, तो हमारा ये PP कट जाएगा, क्लियर है, 0 कट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 20, ठीक है, 20%। तो अब कह रहा है ना कि बताओ उसी सरल ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाए। तो शुरू में तो अच्छा रुक जाओ, शुरू में 2 गुनी हुई थी ना, तो मैंने यहाँ पे 3 गुनी ले लिया था, बात कोई दिक्कत नहीं है, बात वही हो जाएगी, देख लेना। यहाँ पे 2 गुनी कहा था तो 2P माइनस P कर लेते तो मेरे पास P मिलता है ना, तो ये मेरे पास P मिला, P कट के R% 10 मिल गया, ठीक है। तो अब कह रहा है 10% के हिसाब से, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, 2 गुनी मैंने 3 गुनी समझ लिया था, इसको इधर लिखा था 3 गुनी ना, तो ये मान लेते हैं हमारे पास जो है 3 गुना अब जाएगा, जब हमारे सेकेंड जब हमारे पास जा रहा है, तो ये चीज़ बताओ मेरे को, जब 3 गुना अमाउंट हो जाएगा, तो हमने P रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे, ये हमारे पास प्रिंसिपल P था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R ही माना गया था, टाइम इस बार हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है इस बार वो 3P हो रहा है, तो ऐसा ही हमारे पास क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा, माइनस कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया 10% है, टाइम निकालना है आपको बस, तो P R की वैल्यू है 10%, टाइम हमको नहीं पता है, फिर 100 कर लो और इज इक्वल टू 2P जाएगा, तो 2P कट जाएगा, 0 कट के T बराबर आ गया 20%। ये ना कुछ नहीं है इस सवाल में, अगर हम कहने इनको शॉर्टकट में भी या फिर मैं बोलूँ ना, तो इसको बिना लिखे ना माइंड में कर सकते हैं हम लोग, खुद से इमेजिनेशन करके। 10% कह रहे हैं ना, जब भी मैं कह रहा हूँ कि आपका अमाउंट 2 गुना होता है, तो हम 2P में से P को ऐसी माइंड में इंटरेस्ट कर लेंगे, तो हमारा SI भी P आ गया, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और SI कट जाएगा, ठीक है। तो कट गया तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मिल गया, वहीं पे अगर ये चीज़ लागू करेंगे तो हमारा जब ये 3 गुना अमाउंट हो रहा है, तो 3 गुना अमाउंट को अगर हम प्रिंसिपल से हटाएंगे तो हमारा SI 2P आएगा, और PP हमेशा कट जाता है, ये चीज़ें माइंड में ले लेंगे। तो 10% यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, बस उसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना, ये वाली पार्ट को, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इजीली निकल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। अब कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, देखो ये चीज़ कह रहा है ना, 24 की दूरी को 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट करता है, धारा की वेग कितना है। देखो जब भी डाउन स्ट्रीम जाता है, डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को कहते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है ना कि आपको डिस्टेंस बटा में टाइम हो जाए, ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस था 24, और 2 आवर्स के अंदर जब हम लोग खत्म कर रहे होंगे इसको, तो हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, क्लियर है। अब वहीं पे मैं यू बोलूंगा तो अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में, समझ जाना। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, D/T की वैल्यू स्पीड के बराबर आती है। अब मैं बोलूँ ये चीज़ जो है 4 आवर्स के अंदर वो कंप्लीट कर रहा है, कितना 8 किलोमीटर की डिस्टेंस, किलोमीटर की डिस्टेंस, मेरा स्पीड है वहाँ पे 2 एक फार्मूला समझ लो, डाउन स्ट्रीम बराबर होता है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, हम x को मान लेते हैं धारा की दिशा, ठीक है, सॉरी नाविक का स्पीड मतलब स्पीड ऑफ सेलर, और y का मतलब हो गया धारा की दिशा मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और वहीं पे अप स्ट्रीम बराबर होता है x माइनस वाई। अब मेरे को एक बात बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 12 है, और x माइनस वाई है ना, u की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाला था, मैं u ना लिख के मैं उसको x माइनस वाई लिखना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि मेरे से ये धारा का वेग पूछ, y की वैल्यू पूछ रहे, तो मैं d और u का आचार थोड़ी डालूंगा, y के फॉर्म में लाना होगा, क्लियर है। तो x माइनस वाई का देखो क्या करेंगे, की वैल्यू 2 हो गई, तो मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो मैं माइनस नहीं करने वाला हूँ भाई, रीजन है मैं माइनस करूंगा तो मेरे को पहले x की वैल्यू मिलेगी, देन जाके फिर मैं इसके अंदर
वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस था, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और ये प्लस प्लस कट जाएगा, ये मिल जाएगा 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये तो y बराबर मेरे को ऑप्शन नंबर जो है ठीक है, और दिख रहा होगा आपको भी सही। आगे बढ़ते मैंने साफ से नहीं, 5 किलोमीटर पर आवर जो है आपका हरा का वेग है, और वहीं पे आपसे पूछता सेलर का वेग, तो हम लोग x की वैल्यू निकालते तो जोड़ देते, माइनस नहीं करते, तो 2x बराबर मिलता। कह रहा है क्या बताओ, अब इसको आप बनाओ खुद से वीडियो को रोक के। अगर आपने नहीं भी कभी सीखा होगा लाइफ में तो मैंने आज ये सिखाया, आप खुद से ट्राई करो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये चीज तो क्लियर है ना भाई। ये क्या हो रहा है, एसआई क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल का अमाउंट क्या हो जा रहा है, ये बताओ। अमाउंट नहीं, एसआई नहीं खा, एसआई क्या हो गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, तो अमाउंट क्या हो गया, अगर P रुपीज हमने इन्वेस्ट कर रखा था तो ये कितना हो गया था, 2 गुना 2P। तो एसआई हमारे पास जनरली हमको मिल गया ऐसे P रुपी मिल गया। PRT बराबर क्या होता है, PR और T की वैल्यू 5 है, तो अपने एसआई भी मिल गई 5, R बराबर है। बहुत ईजी। पेन नंबर देखो, ए अकेला किसी काम को 18 डेज में करता है, 15, फिर बी काम को 10 छोड़ देते हैं। बाकी का जो काम है वो अकेला कितने दिन, भी हम ऐसा देखते हैं ना, वो लोग जब काम कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान कुछ दिन काम करके भाग गया, ठीक है, तो बाकी का जो बचा काम है दूसरा इंसान कितने दिन में करेगा, हम ऐसे करते हैं 1 माइनस, अब इसको लिखेंगे वो इंसान जो काम छोड़ के भाग गया, हु लेफ्ट, हु लेफ्ट इनटू वर्किंग, मतलब जो इंसान काम कर रहा है। तो ये 1 माइनस, और बी काम छोड़ के भागा है तो बी ने कितना काम किया, तो बी ने 10 दिन तक काम किया, लेकिन मैंने डेज नहीं काम कितना किया, तो बी 15 दिन तक 15 दिन में कंप्लीट कर सकता था, तो उसने 10/15 काम किया। ए की जो है 18 डेज तक कर सकता था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, ये हो जाएगा 3 में से जाएगा 1/3 इंटू, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी, तो भी रिमेनिंग डेज बचेगा हमारे पास, बाकी जो काम है वो 6 डेज के अंदर वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को जो दे रखे हैं 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तथा सी को 3,000 रुपये 4 साल के लिए दे रखे हैं एसआई पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। उसने उन दोनों का जो है ना ब्याज के रूप में 2,200 रुपये प्राप्त किए, तो बताओ ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो भाई, ए थोड़ा सा है अमीर आदमी, ये बी को भी दे रहा है कुछ पैसा ले जा, तो सी को भी दे रहा है ले जा। अब दोनों का एसआई निकाल लेगा, बन जा रहा है 2200, दोनों का एसआई जो बन रहा है वो 2200 रुपये बन रहा है। तो बताओ ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, जो सिंपल इंटरेस्ट जो था ना वो क्या था, एसआई नहीं पूछ रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ, तो पैसे दे रखे तो किस रेट पे दे रखे थे। तो बी के लिए क्या होगा बोलोगे भाई, PRT, तो 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस सी के लिए क्या हो जाएगा 3,000 रुपीज, एंड 4 के लिए एंड R%, टोटल हमारे पास ऐसा ही बन गया, तो 0000 कट हो जाएगा 100R, और ये हो जाएगा 120R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ से ये पूरा पूरा फॉर्मूला अगर पता होगा तो। 9th सवाल कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर, आयत का एरिया बताओ। एक से जब भी सवाल ऐसा देना इधर उधर नहीं बोलना, सवाल जो क्या है लेंथ जो है उसकी सेंटीमीटर ज़्यादा है तो L माइनस बराबर, और उसका परिमाप कह रहा है ना 18 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है प्लस बी, जिसकी वैल्यू है 18, यहाँ से ये कट के 9 बार में कट, L प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 9। अब मैं यहीं से अगर इक्वेशन मान लूँ तो L प्लस माइनस डिवाइडेड बाई, हाँ मैं बोल दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं हटाओ,
दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो हमसे पूछ रहा ना कि लंबाई ज्ञात करो, नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करो, रहने दो क्षेत्र। तो हम कट करेंगे, 12 बराबर मेरे को मिल जाएंगे 10, एल बराबर हो जाएगा 5। जब एल बराबर 5 है तो विड्थ बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई एक ज़्यादा है 4, अगेन 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, जो कि सही कर रहे हैं। 5 माइनस 4 को माइनस करेंगे तो इसको एरिया क्या होता है रेक्टेंगल, एल इंटू बी, 5 इंटू बराबर 20। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो इनको, यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर डेटा सेंटीमीटर में देखे तो एरिया स्क्वायर में होता है। 10th सवाल देखो, कह रहा है एक परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक और वो 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया, मतलब उसको टोटल मार्क्स के 30% मार्क्स मिल भी कम हो गया, अगर उसको 12 नंबर। परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के लिए जो है न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक ज़्यादा मिले। मतलब देखो 40% मार्क्स मिला लेकिन वो पास है, उसको पासिंग मार्क्स से 18 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो पहली बात ये टोटल मार्क्स कितना था पेपर का, ये हमको पता होना चाहिए। मान लो एक्स, तो एक्स की अगर 30% मार्क्स हम गेन करते हैं तो भी हम फेल हैं, कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 12 मार्क्स और चाहिए। लेकिन x के जब मैं 40% मार्क्स गेन करूंगा तो मैंने ज़्यादा ले रखा है, तो पासिंग मार्क्स में से 18 नंबर ज़्यादा है तो मैं मार्क्स माइनस कर रहा हूँ। ये माइनस वाले को इस साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और 18 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 40x डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 10x बाई 100, तो 0 0 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 3। पहली बात तो टोटल मार्क्स 300 नंबर के, तो पासिंग मार्क्स चाहिए ना मेरे को, तो पासिंग मार्क्स या तो आप में एक्स की वैल्यू रख लो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स मैं किसी में भी रख देता हूँ, मैं लेफ्ट में ही रख लेता हूँ, राइट में रखो लेफ्ट में रखो। तो 300 का आप निकाल लो 30% और उसमें से आप 12 मार्क्स और ऐड कर दो, 0 0 कट जाएगा, 90 प्लस 12 बराबर 100। या फिर आप ऐसे करते ना 300 का 40% निकालते, 120, 120 में से 18 माइनस करते आपका कितना। ठीक है, कमेंट करके बताओ 10 में से कितने सवाल सही हुए। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ, सारे पीडीएफ्स को बाय करने आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787, व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले 1 2 बार बना लो, ये आपके एग्जाम में 100% बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।